तो 10th वाले बच्चों यहाँ पर रेडी हो जाइए, आपके लिए एसएसटी की एक सुपर क्विक रिवीजन सीरीज यहाँ पर स्टार्ट हो चुकी है। सारे चैप्टर्स को एसएसटी के अपन एक एक करके यहाँ पर कवर करेंगे और एकदम सुपर क्विक तरीके से। सारी इंपॉर्टेंट चीजें, कुछ भी छूटना नहीं है और जो क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं हम उन्हीं को यहाँ पर लेकर चलेंगे। तो अपने फ्रेंड्स और बैचमेट्स के साथ ये शेयर कर दीजिएगा, एक एक करके हम सारे चैप्टर्स को कवर करेंगे और ग्रुप में आपको क्वेश्चंस के यहाँ पर पीडीएफ मिलते रहेंगे, तो उनको भी आपको सॉल्व करना है। इससे बाहर आपके क्वेश्चंस नहीं जाएंगे एग्जाम में, बस इसको अच्छे तरीके से कर लीजिएगा, ठीक है। पहला चैप्टर हम यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं आपके पॉलिटी का, जिसका नाम है पावर शेयरिंग। अब पावर शेयरिंग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही एकदम शॉर्ट टॉपिक है ना, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, बट यहां से क्वेश्चंस अच्छे आते हैं। आप अगर इस चैप्टर को अच्छे से कर लेते हो तो ये स्कोरिंग चैप्टर है, ठीक है। सबसे पहले पावर शेयरिंग क्या होता है, तो पावर शेयरिंग जो है वो होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पावर्स, है ना। पावर को किस किस तरीके से अपन डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं वो यहां देखेंगे। फिर आपके बेल्जियम और श्रीलंका दोनों का जो कंपैरिजन दे रखा है वो हम यहां पर पढ़ेंगे। बेल्जियम में कैसे पावर शेयरिंग हुई और श्रीलंका में कैसे पावर शेयरिंग हुई, उस चीज को अपन देखेंगे। वहां का कंपोजिशन कैसा कैसा है उसको देखना है, उससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, ठीक है, तो वो अपन देखेंगे। फिर टाइप्स ऑफ पावर शेयरिंग क्या क्या होती है हम इस चीज को कवर करेंगे, ठीक है। इतना ही इंपॉर्टेंट है, यहीं से सारे क्वेश्चंस आपके आ जाते हैं एग्जाम में। तो शुरू करते हैं बिना देर किए पावर शेयरिंग। चलिए, तो देखिए केस स्टडी ऑफ बेल्जियम, आपको बेल्जियम का यहां पर केस स्टडी दे रखा है कि बेल्जियम में कैसे पावर शेयरिंग हुई। तो एक ओवरव्यू अपन ले लेते हैं पहले, फिर अपन आज चलेंगे स्लाइड पे, ठीक है। बेल्जियम में देखिए, बेल्जियम सबसे पहले यूरोप में एक कंट्री है, आपको पता होगा, है ना, जहां की आपकी कैपिटल क्या है, ब्रुसेल्स, ठीक है। बेल्जियम में ना बहुत सारे एथनिक ग्रुप्स रहते हैं, जैसे कि डच स्पीकिंग, फ्रेंच स्पीकिंग, जर्मन स्पीकिंग। तो एक कंट्री को ना ऐसे मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है, जब आपके पास बहुत सारी डाइवर्सिटी हो ना, अलग अलग एथनिक ग्रुप्स हो, तो उसको मैनेज करना ना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसीलिए हम इस चीज को पढ़ रहे हैं कि ये इन्होंने कैसे इस चीज को मैनेज कर लिया, है ना। क्योंकि पावर शेयरिंग करना कोई आसान काम नहीं है, किसको पावर दी जाए, किसको ज्यादा दी जाए, किसको कम दी जाए, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, वरना फिर कॉन्फ्लिक्ट के चांसेस बनते हैं कंट्री में और इस चीज से कंट्री खत्म भी हो सकती है। और इस चीज के बहुत सारे एग्जांपल्स भी हैं, है ना, जैसे कि श्रीलंका में भी बहुत सारे रेवोल्यूशंस हुए थे इसी चीज को लेकर कि एथनिक ग्रुप्स में कॉन्फ्लिक्ट था वहां पे। तो देखेंगे उस केस को, हाँ क्या हुआ था वहां पे, ठीक है। बेल्जियम को अपन देख लेते हैं। तो देखिए, बेल्जियम इज अ स्मॉल कंट्री इन यूरोप, है ना। इट शेयर्स बॉर्डर विद द फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी एंड लग्जमबर्ग। कंट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे बॉर्डरिंग कंट्रीज पूछी जाती हैं, सिर्फ 4 ही हैं, याद करना इजी रहेगा आपके लिए, ठीक है। तो फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी, लग्जमबर्ग, है ना, लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ठीक है। फिर यहां पर एथनिक कंपोजिशन जो है ना वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स था, जैसे कि अभी बताया। तो कॉम्प्लेक्स क्यों था, क्योंकि देखिए यहां पर डच बोलने वाले लोग हैं, फ्रेंच वाले हैं, जर्मन बोलने वाले लोग हैं। तो जब इतने सारे लैंग्वेज बोलने वाले लोग जहां रहते हैं, वहां ऑब्वियस सी बात है कि वहां का कंपोजिशन बहुत ही कैसा रहेगा, कॉम्प्लेक्स रहेगा, ठीक है। चलिए, फिर देखिए यहां जो रीजन्स हैं, रीजन्स यानी वहां के जो क्षेत्र हैं, है ना, जगह का नाम है फ्लेमिश, वेलोनिया और यहां पर आपका ब्रुसेल्स जो कैपिटल है। तो इनके जो कंपोजिशन है आपसे पूछे जाते हैं कि ब्रुसेल्स में कितने लोग थे डच बोलते थे, कितने लोग थे जो फ्रेंच बोलते थे, ठीक है। तो देखिए यहां पे जो आपका फ्लेमिश है वहां पर पॉपुलेशन थी 59%, यानी सबसे ज्यादा लोग यहीं पर रहते थे, ठीक है। और ये लोग कौन सी भाषा बोलते थे, ये लोग डच भाषा बोलते थे, ठीक है। फिर वेलोनिया में यहां पर 40% लोग रहते थे और ये लोग फ्रेंच बोलते थे। तो देखो मेजॉरिटी स्पीकिंग लोग कौन से हो गए, डच हो गए, ठीक है। फिर अदर्स की बात करें तो 1% थे जो जर्मन, तो जर्मन वाले सबसे कम थे, जर्मन स्पीकिंग वाले। ब्रुसेल्स कैपिटल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ब्रुसेल्स में ना पॉपुलेशन है आपकी 80% लोग क्या बोलते थे, यहां फ्रेंच बोलते थे और 20% लोग क्या बोलते थे, डच बोलते थे, यानी कि फ्रेंच स्पीकिंग पीपल कहां रहते थे, कैपिटल में। अब है बेल्जियम, बेल्जियम की कैपिटल है, लेकिन वहां फ्रेंच बोलने वाले लोग सबसे ज्यादा रहते हैं, ठीक है। तो ये आपको दे रखा है, यहां पर मैप भी दे रखा है, मैप देख लीजिए, यहां पर कैपिटल दिया हुआ है आपको, ठीक है। ब्रुसेल्स कैपिटल है, वेलोनिया यहां पर फ्रेंच स्पीकिंग लोग रहते थे, फ्लेमिश में डच स्पीकिंग और जर्मन स्पीकिंग जो 1% थे, ठीक है। तो यहां से आपके क्वेश्चंस बन जाते हैं कौन कौन से, देखिए कि कंट्रीज कौन कौन सी बॉर्डर शेयर करती हैं, एक तो ये हो गया। दूसरा, कौन से रीजन में कौन सी लैंग्वेज बोलने वाले लोग ज्यादा रहते थे, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट आपके लिए। फिर आगे चलते हैं।
यहां देखिए आपको श्रीलंका का केस स्टडी दे रखा है। तो श्रीलंका आपने देखा होगा, जैसे ही इंडिया का मैप आप लेते हो ना, तो इंडिया के साथ में श्रीलंका का मैप भी आता है, आपने देखा ही होगा, नीचे बना रहता है, देखो ये वाला, ठीक है। तो ये जो आपका श्रीलंका का मैप है ना, यहां पर भी बहुत सारी लैंग्वेज बोलने वाले लोग रहते थे। सबसे पहली जो लैंग्वेज है ना वो है आपकी सिन्हाला, इनको कहते हैं सिन्हालीस, ठीक है। तो ये जो लैंग्वेज लोग बोलते हैं ये होते हैं बुद्धिज्म वाले लोग, है ना, जो बौद्ध धर्म या बौद्ध रिलीजन को फॉलो करते हैं, वो कहलाते हैं आपके सिन्हालीस। सबसे ज्यादा जो यहाँ पर पॉपुलेशन है वो इन्हीं की है, अप्रोक्स 74% अगर बात करें तो, ठीक है। फिर श्रीलंकन तमिल है यहाँ पर और इंडियन तमिल है। तो इनमें जो तमिल स्पीकिंग लोग हैं ना, उनमें भी डिवीजन है, दो कैटेगरी है, एक है श्रीलंकन और एक है आपके इंडियन तमिल, जो यहां से गए थे श्रीलंका में काम करने के लिए, है ना। वहां पर जाकर वो लोग मजदूरी वगैरह वर्क जो भी जिनको मिला वो करते हैं। क्योंकि आप मैप देखोगे ना, तो अपना जो तमिलनाडु है और श्रीलंका है एकदम पास पास है, तो तमिलनाडु से श्रीलंका गए हुए जो लोग थे वो कहलाते हैं आपके इंडियन तमिल्स, ठीक है। अदर कौन रहते हैं यहाँ पर, तो आपके मुस्लिम्स रहते हैं, ठीक है। तो इसमें से भी ना दो कैटेगरी हैं आपकी, देखिए यहाँ पर सबसे पहले सिन्हाला स्पीकर जो है वो है आपके 74%, तमिल स्पीकर जो है वो 18% है और अदर्स जो है वो 8% है। तो आपको ये दोनों याद रखने हैं। सिन्हालीस जो बुद्धिज्म अभी बताया आपको, तो बुद्धिस्ट लोग थे ये, ठीक है। फिर यहां आप देख लीजिए श्रीलंका इज एन आइलैंड नेशन, जो कि आप देख रहे हो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है, ठीक है। इट इज अ फ्यू किलोमीटर ऑफ सदर्न कोस्ट ऑफ तमिलनाडु, तो तमिलनाडु से थोड़े ही दूर है ना। श्रीलंकन तमिल यहां पर मिल जाते हैं आपको, और जो इंडियन तमिल है वो बता ही दिया कि इंडिया से गए हुए थे वो इंडियन तमिल कहलाते हैं, ठीक है। फिर यहां पर जो फादर्स केम फ्रॉम इंडिया एज अ प्लांटेशन वर्कर, तो इनके जो पूर्वज थे, फादर्स कह लो आप, वो लोग कहां से, इंडिया से गए थे श्रीलंका काम करने के लिए, वो कहलाते हैं इंडियन तमिल, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्या हुआ कैसे हुआ उस पर अपन आगे चलेंगे, बट ये पहले एक कंपोजिशन देख लीजिए, लोकेशन देख लीजिए आप कि कहां पर है और कैसा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर यहां पर देखिए अकोमोडेशन ऑफ बेल्जियम। अब बेल्जियम ने कैसे पावर शेयरिंग को हैंडल किया, जब इतने सारे लोग रहते हैं तो क्यों वहां पर कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन नहीं बनी, जबकि श्रीलंका में बनी, ठीक है। तो ब्रसेल्स या बेल्जियम की जो अपन बात करते हैं, यहां की गवर्नमेंट ने ना 1974 से लेकर 1990s जो टाइम था 1995 तक का, वहां पर अपने कॉन्स्टिट्यूशन में 4 अमेंडमेंट्स किए, और उन 4 अमेंडमेंट्स में ना उन्होंने क्या किया, इवोल्व किया खुद को। इवोल्व कैसे किया, उन्होंने ना सारी पावर शेयर कर दी किसमें, डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स में। जैसे डच स्पीकिंग है उनकी एक अलग बॉडी बना दी, फ्रेंच स्पीकिंग है उनकी एक अलग बॉडी बना दी, है ना। ऐसे ही जर्मन जो कि माइनॉरिटी में थे बहुत ज्यादा, उनके लिए भी एक बॉडी यहां पर बनाई गई, ठीक है। तो इनने पावर शेयरिंग बहुत अच्छे तरीके से की, इसीलिए यहां पर कोई कॉन्फ्लिक्ट देखने हमें नहीं मिला। तो वही यहां पर लिखा है, देखिए, द बेल्जियन लीडर्स रिकॉग्नाइज द एग्जिस्टेंस ऑफ द रीजनल डिफरेंसेस एंड कल्चरल डाइवर्सिटीज। इनने उस चीज के इंपॉर्टेंस को समझा और सभी को बराबर इंपॉर्टेंस दिया, ठीक है। दे अमेंडेड देयर कॉन्स्टिट्यूशन 4 टाइम्स, 4 बार अमेंड किया 1970 से लेकर 1993 के बीच में। और ये क्यों अमेंड किया गया, एक पॉजिटिव रीजन के लिए, सभी ग्रुप्स को पावर दी गई। और जब सभी ग्रुप्स को पावर दी जाएगी तो लड़ाई क्यों ही होगी, क्योंकि सब वहां पर इक्वल है ना। तो ये बेल्जियम में हुआ। फिर अपन देखते हैं कि पावर शेयरिंग क्यों इंपॉर्टेंट होती है। तो पावर शेयरिंग ना बहुत एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हो जाता है, इसके मॉरल रीजंस भी हैं और प्रूडेंशियल रीजंस भी हैं। क्यों है, क्योंकि देखिए अगर नहीं होगी पावर शेयरिंग तो ऑब्वियस सी बात है यहां पर कॉन्फ्लिक्ट होगा। डिफरेंट जो आपके एथनिक्स ग्रुप है वो कहेंगे हमें पावर दीजिए, हमें पावर दीजिए, तो सब में लड़ाई होने के चांसेस होते हैं। तो देखिए रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट, पहला पॉइंट तो यही लिखना है आपको कि इट रिड्यूसेस कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। फिर है इंपोजिंग विल ऑफ मेजॉरिटी कम्युनिटी, यानी कि जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है उसकी जो विल है यानी कि इच्छा है, सिर्फ वही ना चले, जबकि अपन को माइनॉरिटी की भी यहां पर इच्छाओं को लेकर चलना है, साथ में उनके इंटरेस्ट को भी लेकर चलना है, ठीक है। तो मेजॉरिटी का जो डोमिनेंस है वो ना रहे, इसलिए पावर शेयरिंग जरूरी है। फिर पावर शेयरिंग इज वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। स्पिरिट का मतलब होता है आत्मा, तो डेमोक्रेसी की आत्मा है ये, ठीक है। तो पावर शेयरिंग अगर नहीं होगी तो फिर कैसी डेमोक्रेसी आपकी, है ना। जैसे इंडिया में है तो इंडिया में पावर किसके पास होती है, इंडिया के लोगों के पास होती है ना, पीपल ऑफ इंडिया के पास होती है, ना कि किसी एक ग्रुप के पास है या किसी एथनिक ग्रुप के पास है। तो ये वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी होती है, इस चीज को याद रखना है आपको, ठीक है। फिर अ डेमोक्रेटिक रूल इवॉल्व्स शेयरिंग पावर विद दोज अफेक्टेड विद इट्स एक्सरसाइज एंड दोज हैव टू लिव विद इट्स अफेक्ट। तो
जो भी लोग वहां पर रह रहे हैं उन सारे लोगों पर इस चीज का इफेक्ट रहता है। पावर शेयरिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है और आपसे इसके रीजंस पूछे जाते हैं एग्जाम में कि व्हाई पावर शेयरिंग इज इंपॉर्टेंट। वेरी शॉर्ट, यही आंसर आप एज इट इज एग्जाम में लिख सकते हो, है ना। यही रीजंस हैं, या तो शॉर्ट में इनके पॉइंट्स बना लीजिए या फिर इनको समझकर अच्छे तरीके से याद कर लीजिए। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर यहां पर आपको फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग दे रखा है कि पावर शेयरिंग किस किस फॉर्म में हो सकती है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला जो है, पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, यानी कि गवर्नमेंट के जो डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं, जैसे कि कौन से ऑर्गन्स होते हैं, 3 ऑर्गन्स, है ना। एक होता है एग्जीक्यूटिव, एक होता है लेजिस्लेचर और एक होता है आपका जुडिशरी। अगर एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटर और जुडिशरी के बीच में आप पावर शेयर करते हो तो इस चीज में कॉन्फ्लिक्ट के चांसेस बहुत कम रहते हैं। क्यों? क्योंकि यहां पर सिस्टम काम करता है चेक्स एंड बैलेंस। चेक्स एंड बैलेंस क्या होता है? जब भी एग्जीक्यूटिव कुछ गलत करने की कोशिश करेगा, लेजिस्लेचर या जुडिशरी उसको रोक देगी, और लेजिस्लेचर जब गलत करेगा, जुडिशरी उसको रोक लेगी। ठीक है, तो तीनों मिलकर क्या करते हैं, एक दूसरे का चेक्स एंड बैलेंस करते रहते हैं। तो इससे क्या होता है, कंट्री में एक बैलेंस बना रहता है। ठीक है, तो पहला फॉर्म क्या हो गया कि अपन ने डिफरेंट ऑर्गन्स कौन से हो गए, लेजिस्लेचर, आपका एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। ठीक है, इनके बीच में पावर शेयर कर दी, इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। ठीक है, इसको याद रखिएगा। दिस रिजल्ट इन द बैलेंस ऑफ पावर, जैसे कि आपको बताया, इसको चेक्स एंड बैलेंस बोलते हैं। देखिए, चेक्स एंड बैलेंसेस ऑफ द पावर। ठीक, तो इस चीज को याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग जो आपका है, ये क्या है कि अपन गवर्नमेंट के ही डिफरेंट लेवल्स पे पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। जैसे इंडिया में चलता है 3 टियर सिस्टम। 3 टियर क्या कि सेंटर गवर्नमेंट, फिर स्टेट गवर्नमेंट और फिर आपका लोकल गवर्नमेंट होती है। गवर्नमेंट के ही डिफरेंट लेवल्स पे अपन पावर डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, सेंट्रल लेवल, स्टेट लेवल और लोकल लेवल। तो ये आपका सेकंड फॉर्म हो गया ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। तो देखिए, पावर इज शेयर्ड अमंग गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल, दिस इज नोन एज फेडरल गवर्नमेंट एंड इट इज अ जनरल गवर्नमेंट फॉर द एंटायर कंट्री। तो इसको बोलते हैं फेडरल सिस्टम। इस चीज को याद रखिएगा, फेडरल सिस्टम मतलब क्या, डिफरेंट लेवल्स पे पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर देना। ठीक है, चलिए, तो इंडिया में फेडरल है क्या? एक्चुअल में अगर इंडिया की बात की जाए ना तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है यहाँ पे। इंडिया क्वासी फेडरल है, ये एक क्वासी फेडरल, यानी कि इसको बोलते हैं अपन आधा फेडरल है। ये ना तो टोटली फेडरल है ना टोटली यूनियन है, यानी यूनिटरी है। ठीक है, तो ये क्वासी फेडरल आता है। बट हाँ, अगर फेडरल की बात की जाए तो इंडिया में फेडरलिज्म है, कुछ हद तक है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग आपका होता है कि हम क्या करते हैं, डिफरेंट कम्युनिटीज में पावर को शेयर कर देते हैं। जैसे मान लो आपके कंट्रीज में 4 या 5 ग्रुप्स हैं, कम्युनिटीज हैं, उन कम्युनिटीज को पावर शेयर कर देते हैं, जैसे कि बेल्जियम ने किया। बेल्जियम में अपन ने यही तो देखा, डच को अलग पावर दे दी, फ्रेंच को अलग पावर दे दी, जर्मन को अलग पावर दे दी। तो यही कहलाता है आपका क्या कि कम्युनिटी गवर्नमेंट इसको बोला जाता है। ठीक है, तो डिफरेंट सोशल ग्रुप्स में हम पावर को शेयर कर देते हैं, इसी को बोलते हैं कम्युनिटी गवर्नमेंट। याद रखिएगा इस चीज को। फिर दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट इज मेड टू गिव अ प्लेस इन द गवर्नमेंट टू द डाइवर्स सोशल ग्रुप्स एंड इग्नोर्ड बाय द गवर्नमेंट। तो जो ग्रुप गवर्नमेंट के द्वारा इग्नोर करी जाती हैं, ऐसे ग्रुप्स को पावर देने के लिए हम क्या करते हैं, ये वाला सिस्टम अपना लेते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं क्या, कम्युनिटी गवर्नमेंट। याद रखिएगा इस चीज को, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये हो गया आपका थर्ड फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग। ठीक है, अब बचा आपका लास्ट वाला। तो लास्ट फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग जो आपका है वो क्या कहता है कि आप डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज में पावर को शेयर कर देते हैं कंट्री की। जैसे आपके कंट्री में 2 या 3 पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उन पार्टीज को आप क्या कर देते हैं, पावर शेयरिंग कर देते हैं। तो ये अपन ने 4 फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग देखे। अपन ने देखा बेल्जियम में क्या हुआ, फिर अपन ने देखा श्रीलंका में क्या हुआ। श्रीलंका ने बुद्धिज्म को ज्यादा प्रायोरिटी दी, है ना, वहां पर बुद्धिज्म के अकॉर्डिंग लॉ बने। तमिल्स को वहां इग्नोर किया गया, इसीलिए तमिल्स ने वहां पर रिवोल्ट किया। ठीक है, और तमिल भी 2 कैटेगरीज में डिवाइडेड थे, इंडियन तमिल और आपके श्रीलंकन तमिल। जबकि बेल्जियम में क्या हुआ, बेल्जियम ने सारे ग्रुप्स को इक्वल पावर दे दिया, जिससे उनका जो सिस्टम था वो बहुत ही स्मूथली फंक्शन करता रहा। ठीक है, उसके बाद अपन ने देखा चारों फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग और पावर शेयरिंग क्यों जरूरी होती है। ठीक है, इसके बाहर इस चैप्टर से क्वेश्चन नहीं आएगा। एक क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ आपको मिल जाएगी, उसको अच्छे से पढ़ लेना और क्वेश्चंस को लगा लेना। इसके बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। तो एकदम शॉर्ट और समराइज रिवीजन था, क्विक रिवीजन था। अगर अच्छा लगा हो तो बताना, है ना। इस चीज को अपन आगे कंटिन्यू करेंगे और सोशल साइंस की पूरी आपकी क्विक रिवीजन सीरीज इसी चैनल पर अब चलती रहेगी। ठीक है, चलिए, थैंक यू।